हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक बड़ा डिटेल लेक्चर डिलीवर किया रामसार साइट्स पे। क्या होती हैं रामसार साइट्स, कैसे वेटलैंड्स को कंजर्व करने में, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रामसार साइट की टैगिंग। इसके अलावा हमने बेंगलोर के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, अर्बन फ्लडिंग एटसेट्रा के, उसको भी एक डिटेल लेक्चर के थ्रू कवर करने की कोशिश की। दोनों ही लेक्चर, आज का ये जो लेक्चर है जो बेस्ड है कि जो वेटलैंड्स हैं इनको मेंटेन करना, इनको रिचार्ज करना, इनको वाइटलाइज करना, रिवाइव करना हमारे सिटीज के लिए, हमारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए, या जो ओवरऑल अर्बनाइजेशन है या सस्टेनेबिलिटी है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी वेटलैंड्स आर एक्सट्रीमली वाइटल फॉर सस्टेनेबल सिटीज। आज के टॉपिक में हम ये लेक्चर टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में जो हमारे पुराने दोनों लेक्चर्स हैं, अर्बन फ्लडिंग साथ ही साथ रामसार साइट्स, उनको भी अटैच करेंगे ताकि आज का आप फुल पैकेज समझ लेंगे तो आप पूरा इशू की वेटलैंड्स होते क्या हैं, क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, क्या रामसार साइट्स होती हैं, और अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ बहुत सारे जो अर्बनाइजेशन के इशू हैं, नेचुरल रिसोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा रिलेटेड या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड, ये इस वजह से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल वेटलैंड्स रहे हैं या लेक्स रहे हैं या चैनल्स रहे हैं या ड्रेनेज सिस्टम रहे हैं, उनको हम खत्म करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ब्लॉक करते जा रहे हैं। इस वजह से अभी से हमें इस पूरी पॉलिसी को या इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। वेटलैंड्स को हमें प्रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा, तभी हम सस्टेनेबल तरीके से अर्बनाइजेशन या सिटी डेवलपमेंट को आगे अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी, एंड आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अगर आप अर्बनाइजेशन देखें, इंडिया की ही बात आप देख लीजिए। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से इंडिया की 40% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिटीज में अब रहना शुरू कर चुकी है। इसका मतलब रैपिड अर्बनाइजेशन इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बैकबोन भी कहा जा सकता है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे वेटलैंड्स, क्योंकि वेटलैंड्स वो इकोसिस्टम्स हैं जो एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं लैंड और वाटर बॉडीज के बीच में। और वेटलैंड्स बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, चाहे वो बात हो जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज की या बफरिंग अगेंस्ट फ्लड्स, मतलब फ्लड से सिटीज या एरियाज को प्रोटेक्ट करने में, या फ्रेश वाटर को फिल्टर करने में, या माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, या लैंडस्केप्स को एनहेंस करने में। अगर आप एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट देखें वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया, जिसको वीजा भी कहा जाता है, तो उनके हिसाब से 8% से भी ज्यादा जो हमारे कंट्री का टोटल वेटलैंड एरिया है, विच इज रफली 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स, वो सिचुएटेड है रूरल एरियाज में नहीं लेकिन अर्बन स्प्रॉल्स में। वाटर और वेटलैंड इंडिया की जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं या हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको शेप करने में हिस्टोरिकली हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि जहां वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां वेटलैंड्स हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स उससे डिफाइन होते हैं, वाटर सप्लाई से डिफाइन होती हैं, चैनल्स उससे डिफाइन हो सकते हैं, ट्रेड उससे डिफाइन हो सकता है, सिमिलरली आपके सेटलमेंट्स उससे डिफाइन होंगे, आपकी इकोनॉमीज भी काफी हद तक वाटर और वेटलैंड के हिसाब से ही शेप अप होती रही हैं। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के साथ कि वेटलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। बार बार हम वेटलैंड्स के बारे में, उनकी क्रिटिकलिटी के बारे में क्यों डिबेट करते रहे हैं। कई सारे सिटीज आप देख लें तो जो वेटलैंड्स हैं हमारे प्राइमरी सोर्स हैं वाटर सप्लाई के। आप भोपाल देख लीजिए, आप बेंगलोर देख लीजिए, आप उदयपुर देख लीजिए, सभी में जो मेन वाटर सप्लाई होती है वो होती है वहां की इनन्यूमरेट सिटी लेक्स के थ्रू। अगर वो लेक्स आप हटा दें तो शायद ये सिटी सर्वाइव ही ना करवा पाए। सिमिलरली यमुना फ्लड प्लेन से जो दिल्ली के, ऐसा माना जाता है कि उनमें जो वाटर स्टोर्ड हो जाता है हर बार मॉनसून के पीरियड के दौरान, तो दिल्ली की जो टोटल वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसका 3/4 मतलब 75% से भी ज्यादा सिर्फ यमुना रिवर के फ्लड प्लेन्स ही सप्लाई करने के केपेबल हैं। सिमिलरली अगर आप ईस्ट कोलकाता के वेटलैंड्स देख लें तो उसमें जो कोलकाता का वेस्ट वाटर है उसका 65% से भी ज्यादा ट्रीटमेंट जो होता है, रिसाइकलिंग जो होती है, वो होती है ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड
और जिसके थ्रू हर साल हम रफली 4600 मिलियन रुपीस की सेविंग कर पाते हैं। वेटलैंड्स जो फ्लड हैं उसके अगेंस्ट भी एक मेजर डिफेंस की तरह काम करते हैं, एक बफर की तरह काम करते हैं, चाहे फिर वो श्रीनगर हो चाहे वो गुवाहाटी हो। इसके अलावा अगर आप डेक्कन प्लेन्स की बात सुन लें तो क्योंकि वहां पर जो रॉक्स हैं वो पर्कुलेट नहीं होने देती पानी, तो इस वजह से एक हिस्टोरिकल एज ओल्ड ट्रेडिशन चला आ रहा है टैंक कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आप रेन वाटर को स्टोर करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जिसको आप बाद में इरिगेशन और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं इन हार्ड रॉक डेक्कन प्लेन्स। सिमिलरली अगर आप देखें तो अर्बन वेटलैंड्स भी सिर्फ वाटर सप्लाई ही नहीं लेकिन एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे, फॉर एग्जांपल केरला के जो बैक वाटर्स हैं हर साल वहां 0.3 मिलियन टूरिस्ट से भी ज्यादा विजिट करते हैं और वहां की लोकल इकोनॉमी में 600 से भी ज्यादा करोड़ का वहां पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं और इकोनॉमीज ग्रो होती हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये भी अर्बन वेटलैंड्स की ही देन है। जो अर्बन वेटलैंड्स हैं ये लेकिन ऐसे एरियाज में हैं जो हाई डिस्टर्बेंस सेटिंग्स में हैं। इसमें बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो एनिमल लाइफ की हो चाहे वो प्लांट लाइफ की हो, बोथ फ्लोरा एंड फौना। सिमिलरली कई जो अर्बन वेटलैंड्स हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स के इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स भी हैं। जैसे थाने की जो क्रीक है ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्ग्रीगेशन फॉर फ्लेमिंगोज मानी जाती है। हर साल बहुत अलग अलग पार्ट से फ्लेमिंगोज आते हैं, वहां पर हैबिटेट करते हैं, ब्रीड करते हैं, वापस फ्लाई आउट कर जाते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे वहां पे जो बर्ड वॉचर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो सिर्फ थाने क्रीक पे इनको देखने के लिए ही आते हैं। टूरिज्म बढ़ता है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। जो बिल्ट अप स्पेसेस हैं अर्बन एरियाज में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वेटलैंड एरियाज हैं लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर ये वीजा की जो रिपोर्ट, मतलब कि जो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया है, इसकी रिपोर्ट की आप बात माने तो 76 सिटीज का डेटा अगर आप स्टडी कर लें 1980s और 2015 के बीच में, तो हमारा जो नेट बिल्ट अप एरिया है वो 285% रफली 300% बढ़ गया है, लेकिन वेटलैंड्स बढ़ने के बजाय 21% हमारे कम हो गए हैं और ये रैपिड लॉस मेट्रो सिटीज में और ज्यादा देखा गया है। तो ये तो बात हो गई कि वेटलैंड्स क्यों इतने क्रिटिकल हैं, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं सिटीज को, टूरिज्म को, इकोनॉमी को। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वेटलैंड्स को डैमेज कैसे किया जा रहा है। अगर हम 1/5 से भी ज्यादा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट को देख लें तो ज्यादातर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की एक्टिविटीज या डंपिंग की एक्टिविटीज होती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी अर्बन वेटलैंड्स पे ही की जाती हैं। चाहे वो चेन्नई का पालीकरनई हो, चाहे कोलकाता का धापा हो, चाहे न्यू दिल्ली का न्यू बलसावा हो या गुवाहाटी का डीपोर्ट बिल हो। इसका मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सारा का सारा डंप कर दिया जाता है कन्वीनियंटली इन अर्बन वेटलैंड्स पे। और जो अर्बन एरियाज हैं इसकी वजह से एक हाइड्रोलॉजिकल रिजीम चेंज फिर विटनेस करना शुरू कर देते हैं। बिल्ट अप सर्फेसेस बढ़ने लग जाते हैं और जब बिल्ट अप सर्फेसेस बढ़ेंगे वेटलैंड्स कम हो जाएंगे। जो बचे हुए वेटलैंड्स है उसमें भी आप सॉलिड वेस्ट को डंप करना शुरू कर देंगे, अर्बन वेस्ट को डंप करना शुरू कर देंगे, म्युनिसिपल वेस्ट को डंप करना शुरू कर देंगे, तो वाटर रन ऑफ भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिखाई देगा वाटर की डिमांड पे। एक तरफ तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फैमिलीज बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको वाटर ज्यादा चाहिए। दूसरी तरफ जो वाटर के मेन सप्लायर हो सकते हैं और आपके वेस्ट वाटर के रिसाइकिल में हेल्प कर सकते हैं वेटलैंड्स, वो लगातार आप कम करते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आपको अपनी लोकल नीड्स के लिए कहीं और से पानी या ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देना पड़ेगा। मतलब सिटीज की सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आप देख सकते हैं वेटलैंड्स को डैमेज करने को लेकर। जो वेटलैंड्स हैं अर्बन एरियाज में जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, डेवलपमेंट वर्क शुरू करते हैं, उसकी वजह से कम होते चले जाते हैं और ये इनवाइट करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को भी। इसीलिए प्लूवियल फ्लूड्स या अर्बन फ्लडिंग आजकल बड़ी कॉमन सी एक्टिविटीज के तौर पे आप देख सकते हैं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो गुड़गांव हो, दिल्ली हो, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे वो बेंगलोर हो। जो फ्लड वाटर है जैसे ही स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो जो लो लाइंग एरियाज हैं जनरली वेटलैंड्स हैं, जहां पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, एनक्रोचमेंट कर दिया है, उसकी वजह से जो फीडर चैनल्स हैं वो भी पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं और इस वजह से थोड़ी सी ही बारिश में जो शहर हैं हमारे, चाहे वो बेंगलोर हो, चेन्नई हो, वैजाग हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, एनसीआर हो, सब में इमीडिएट अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती रही है। कई सारे केसेस में देख चुके हैं,
चाहे वो कश्मीर का डेल्यूज हो सितंबर 2014 का, चाहे वो चेन्नई के फ्लड्स हो नवंबर दिसंबर 2015 के, चाहे वो केरला के फ्लड्स हो 2018 के, चाहे वो गुड़गांव और हैदराबाद के फ्लड्स हो 2020 के, और चाहे वो 2021 के फ्लड्स हो बैंगलोर के। और आज के लेक्चर का सेकंड लेक्चर अगर आप देखेंगे जिसमें क्लियरली आप समझ पाएंगे कि बैंगलोर या किसी भी अर्बन सिटी के जो इश्यूज हैं कि वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ड्रेनेज को हम ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग को हम एक्सरसर्बिट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिकंस्ट्रक्शन के एफर्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, फ्लड्स होने के बाद वो भी रिहैबिलिटेशन पे तो फोकस करती हैं, रिस्टोरेशन पे भी फोकस करती हैं, लेकिन वेटलैंड्स को कैसे रिस्टोर किया जाए, उनको अपने पुराने हाल पे कैसे लाया जाए ताकि फ्लड्स के अगेंस्ट बफर का काम कर सके, वाटर सप्लाई कर सके, वाटर रिचार्ज में हेल्प कर सके, वाटर रिसाइकलिंग में हेल्प कर सके, इस पे ना ही तो अर्बनाइजेशन से पहले ना ही अर्बन फ्लड्स के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन वर्क होता है, रिस्टोरेशन वर्क होता है, उसमें कोई खास ध्यान दिया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी कोशिश नहीं की है, कोई एफर्ट नहीं किया है वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने का? ऐसा नहीं है। फेडरल सेटअप में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOEFCC भी कहा जाता है, यह है नोडल ऑर्गेनाइजेशन जब बात हो जाए कोई भी इश्यू रिलेटेड टू वेटलैंड्स इन इंडिया। और इंडिया जब रामसर कन्वेंशन का पार्ट बन गया 1982 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि 1985 में एस्टैब्लिश हुई, उसने फिर रामसर कन्वेंशन के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, फ्रेमवर्क हैं वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेके 1986 से ही उनको इंडिया में भी इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में अगर आप देखें तो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसमें 250 साइट से भी ज्यादा को डिफरेंट कंजर्वेशन स्कीम्स में कवर किया गया है। और जैसा इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा रामसर साइट्स का, उसमें आप देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी 47 से भी ज्यादा वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का टैग मिल चुका है। इसका मतलब हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजर्वेशन वहां पर देखा जा रहा है। और इसमें से 8 अर्बन और पेराई अर्बन स्पेसेस में लोकेटेड हैं। और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही इकलौती एजेंसी नहीं है जो वेटलैंड्स को सपोर्ट कर रही है, कंजर्वेशन में पार्ट ले रही है। इसके अलावा और भी कई सारी मिनिस्ट्रीज जैसे जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सेट्रा, ये भी किसी ना किसी तरीके से वेटलैंड्स के कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 को भी अनाउंस किया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 है, ये बहुत सारे रूल्स का एक पैकेज है कि किस तरीके से वेटलैंड अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में एंड सेंटर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी पॉलिसीज आई, बहुत सारे लॉज आए। सच्चाई यह है कि इन प्रोग्राम्स का जो इंप्लीमेंटेशन है, रेगुलेशंस का जो इंप्लीमेंटेशन है, वो शायद अभी फुल स्पिरिट में हम नहीं कर पाए हैं। अभी तक ज्यादातर अगर आप देखें तो वेटलैंड्स का जो मैनेजमेंट है एक सिंगुलर सेक्टरल अप्रोच है, मतलब एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक तरीके से हम इनको अप्रोच नहीं कर रहे। अभी जैसे मान लीजिए हमने किसी एमिनिटी वैल्यू के हिसाब से फिशरीज के लिए आप फोकस कर दे या वाटर स्टोरेज के लिए आपने फोकस कर दिया, लेकिन ओवरऑल क्या कंप्लीट पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर हो सकती है जिसमें फिशरीज को भी, वाटर स्टोरेज को भी, वाटर रिसाइकलिंग को भी, फ्लड मैनेजमेंट को भी, इन सभी को एक साथ आप एक थ्रेड में टाई करके एक होलिस्टिक मैनेजमेंट प्लान बनाएं। ये शायद अभी भी लैकिंग है हमारी वेटलैंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में। कई सारे कॉम्प्लेक्स ड्राइवर्स हो सकते हैं वेटलैंड डिग्रेडेशन के, और इनको आप पीस मील या सेक्टरल अप्रोचेस से आप कभी भी एड्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कंसर्न्स हैं वो इस पीस मील या साइलोड अप्रोच या छोटे छोटे स्टेप से आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इंडिया का अगर आप अर्बन प्लानिंग अप्रोच देख लें तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, हाईवेज बनाइए, एक्सप्रेसवेज बनाइए, सिटीज बनाइए, और आप उस पूरी प्रोसेस में वेटलैंड्स को या लेक्स को या हमारे जो हिस्टोरिकल ड्रेनेज चैनल्स रहे हैं उनको कैसे रिस्टोर करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, बढ़ाएंगे, उस पर शायद इतना फोकस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से लोकल जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, चाहे रिसाइकलिंग की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे हमारा मिटिगेशन हो फ्लड के अगेंस्ट, उसको हम इंटरनल सोर्सेज के बजाय फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सिटी में पानी अवेलेबल नहीं है, बाहर से पाइपलाइन मंगाएंगे। पानी अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वो डार्क जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन राजस्थान 1400 फीट तक आप पानी
नहीं मिलेगा आपको जयपुर, अलवर, मथुरा, भरतपुर रेंज में कहीं पर भी। इसके बाद क्योंकि हम जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको चोक कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको रिजुवनेट नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने चले गए हैं। जो कैचमेंट एरियाज हैं फ्रेगमेंटेड हैं कई केसेस में, तो जो ड्रेन वेटलैंड्स हैं इनको अनट्रीटेड और ट्रीटेड सीवेज या जो म्युनिसिपल वेस्ट है उस पर लाद दिया गया है, पाइलअप कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, सेक्टरल अप्रोच है, पीसमील अप्रोच है, साइलोड अप्रोच है, ये हमें हमारा जो ये इशू है वेटलैंड्स डिस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से हमारे सिटीज के ऊपर नेगेटिव बियरिंग होती है, फ्लड्स हो, चाहे ड्रॉट्स हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे हीट वेव्स हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो, इन सभी को मैनेज कर पाना हमारे सिटीज के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को क्विकली डिस्कस कर लिया जाए कि इंडिया इकलौता कंट्री नहीं है जो इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। जैसे चाइना का अगर आप देखें, जैसे शंघाई में चाइना ने एक स्पंज सिटीज मॉडल अडॉप्ट किया और उसमें चाइना ने जितने भी सीमेंटेड पेवमेंट्स थे उनको हटाना शुरू कर दिया और उनके बजाय उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया वेटलैंड से, जो कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली है और ट्रेडिशनल फ्लड डिफेंस मैकेनिज्म भी है। इसके अलावा वो एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। और शंघाई क्योंकि एक कोस्टल सिटी है और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहे हैं, फ्लडिंग एक इंपॉर्टेंट इश्यू होने वाला है, उसको एड्रेस करने में भी ये स्पंज सिटीज मॉडल जो है शंघाई का, चाइना का, बड़ा इफेक्टिव माना जा रहा है। सिमिलरली अगर आप बुचारेस्ट में देख ले तो वहां पे द वेसेरेस्टी नेचर पार्क है, 183 हेक्टेयर में अर्बन वेटलैंड है। ये 183 हेक्टेयर अर्बन वेटलैंड है जो कि ग्रीन लंग कहा जाता है सिटी का। सिमिलरली अगर आप जकार्ता में देख लें, बेंटेन बे एरिया, ये एक कंसोर्शियम है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का। वो कहती हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग फर्म्स इन्होंने एक साथ मिलकर किस तरीके से वेटलैंड्स को एक नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज किया जाए ताकि कोस्टल इरोजन को भी आप रोक सकें, फ्लडिंग को भी आप रोक सकें, सुनामी के अगेंस्ट भी ये काम करे, वाटर रिचार्ज में भी ये काम करे। आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें इसको एक फाउंडेशन स्टोन की तरह यूज किया जा रहा है जकार्ता में। अगर आप नेदरलैंड्स देख लें, जर्मनी देख लें, तो वहां पे द रूम फॉर द रिवर प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू वेटलैंड्स को, रिवर्स को कैसे रिस्टोर किया जाएगा, कैसे जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको रिजुवनेट किया जाएगा, कैसे एडिशनल वेटलैंड हैबिटेट्स को क्रिएट किया जाएगा ताकि जो अर्बन एरियाज हैं फ्लडिंग के अगेंस्ट उनको बफर के तौर पे यूज किया जा सके और जो रिस्क है डाइक कोलैप्स उसके अगेंस्ट भी वेटलैंड्स को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। तो क्या है फिर वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए? मोटे मोटे तौर पे जो अर्बन वेटलैंड्स हैं ये बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से, किस डायरेक्शन में किया जाए, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए हमारे वेटलैंड्स। वेटलैंड्स सिर्फ वेटलैंड्स नहीं, उनको एक अर्बन नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि जो भी प्लानिंग प्रोसेस हो उसमें वेटलैंड्स का कंजर्वेशन, उनका रिस्टोरेशन, उनका प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो ही हो। इसके अलावा हमें एक नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी भी बनानी चाहिए कि टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, किस डायरेक्शन में काम चल रहा है, और हर डिकेड के बाद उसको रीअसेस करना चाहिए कि क्या ट्रेंड्स निकलकर सामने आ रहे हैं ताकि आप इफेक्टिवली पॉलिसी के थ्रू, एग्जीक्यूशन के थ्रू जो भी नेगेटिव बियरिंग हो उसको आप एड्रेस कर सकें। तो ये इन्वेंटरी का जो डेटा है इसको आप और एनरिच कर पाएंगे अगर डिफरेंट थ्रेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एक सिटी से दूसरे सिटी में क्रॉस लर्निंग, कैसे बेंगलोर अपने वेटलैंड्स को मैनेज कर रहा है, कैसे उसको जयपुर में आप यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आप लखनऊ में यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आप चंदौली में यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको मान लीजिए बेंगलोर में यूज कर सकते हैं, वैजाग में यूज कर सकते हैं, चेन्नई में यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क हमें डेवलप करना होगा। इसके अलावा क्या हम वेटलैंड्स को एक सेपरेट लैंड यूज क्लास के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्योंकि सेपरेट लैंड यूज क्लास होगी, क्लियरली आइडेंटिफाइबल होगी, और जो वेटलैंड्स को थ्रेट है एनक्रोचमेंट की, कन्वर्जन की, उसको भी हम काफी हद तक टैकल कर पाएंगे अगर वेटलैंड्स को एक सेपरेट लैंड यूज क्लास में कैटेगराइज कर दिया जाए। इसके अलावा जो अर्बन वेटलैंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिलिनिएट करिए, मतलब उसको आप मेजर करवाइए, उसका क्लियरली डिमार्केशन कर दीजिए, नोटिफाई करवा दीजिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उनके अंडर, ताकि कोई भी अर्बन प्लानर या अर्बन डेवलपमेंट उनके ऊपर एनक्रोचमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे। इसके अलावा जो हमारे अर्बन प्लानर्स हैं उनको भी जो वेटलैंड्स हैं उनको अपनी जो टाउन और कंट्री प्लान्स हैं उसमें इंटीग्रेट करना होगा। साथ ही साथ जो वेटलैंड्स की कनेक्टिविटी है अक्रॉस लैंडस्केप्स उसको भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम अर्बन वेटलैंड्स को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, हमारा कैचमेंट स्केल बढ़ जाएगा। हमारे इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक
जो प्रोडक्टिविटी होगी, इफेक्टिवनेस होगी वेटलैंड्स की, वो कई गुना बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। मतलब हमें वेटलैंड्स की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा, उनके कैचमेंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि यह बड़ा क्रिटिकल होगा खासतौर से हमारे कोस्टल सिटीज के लिए। कैसे हम कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट कर पाएंगे, कैसे हम अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, और कैसे जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको रिसाइकिल करने में वेटलैंड्स की मदद ले पाएंगे। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाज हैं, नगर पंचायत हैं, इसके अलावा जो RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर कमिटीज या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस या सिविल सोसाइटी है, इनको हम कैसे मीनिंगफुली एंगेज कर पाएंगे वेटलैंड्स के मैनेजमेंट में और अर्बन वेटलैंड्स के रिस्टोरेशन में। और ये सब कुछ हम कर पाएंगे सेंसिटाइजेशन के थ्रू, बिहेवियरल चेंज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू, एंड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड तरीके से एक सेक्टरल अप्रोच की बजाय एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच अगर अडॉप्ट करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन तीनों लेक्चर्स, पहला पीस, सेकंड इसके बाद स्टार्ट होगा, थर्ड रामसर साइट के उसके बाद स्टार्ट होगा, अगर तीनों लेक्चर्स आप क्लियरली देख पाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वेटलैंड्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, क्या रामसर साइट्स होती हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर। कई बार आपने नाम सुना होगा, न्यूज में बना रहता है, हाल ही में न्यूज में आया रामसर साइट्स। क्या होती हैं रामसर साइट्स, क्या बेसिकली डेफिनेशन है, क्या उसकी वैल्यू है, कितनी साइट्स इंडिया में अब टोटल हो गई हैं और क्यों वो सिग्निफिकेंट हैं, स्टेट स्टैंड पॉइंट से या रीजन स्टैंड पॉइंट से इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स कहां हैं, क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन हो जाए ताकि रामसर साइट्स का टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हाल ही में बेसिकली मनाया गया और यह मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को सेलिब्रेट करने के लिए। और जब यह वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में दो और हमारी साइट्स, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जामनगर के पास में गुजरात में और बघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, इनको भी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में अब इंक्लूड कर लिया गया है। रामसर कन्वेंशन कब बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया होगा? 1971। और एक्चुअली है क्या रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कोई भी नेशन एक्ट करे या ओवरऑल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्या रहे, खासतौर से जब बात हो जाए कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए और कैसे उन रिसोर्सेज को वाइजली यूज किया जाए। और अब जब हमारे दो और साइट्स बेसिकली रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में इंक्लूड हो गए हैं, तो इनको मिला के टोटल साइट्स कितनी हो गई होंगी जिनको रामसर साइट्स कहा जा सकता है इंडिया में? अब टोटल इन दोनों को मिला के 49 साइट्स बेसिकली हो गई है इंडिया में, और ये साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में हाईएस्ट बेसिकली मानी जाती हैं। क्या क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वेटलैंड्स को लेकर? क्या वेटलैंड्स पे एक सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है? नहीं। रामसर कन्वेंशन की अपनी साइट है या अपनी डेफिनेशन है, उसी तरीके से यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज की अपनी डेफिनेशन है वेटलैंड्स को लेके। इंडिया की बेसिकली अपनी अलग डेफिनेशन है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस, एग्जम्पशंस दिए गए हैं जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की डेफिनेशन है उसमें से। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यह डिफाइन करता है कि वेटलैंड उसको माना जाए ऐसा कोई भी एरिया जो मार्श हो, फैन हो, पीटलैंड हो, वाटर हो, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, चाहे वाटर हो जो स्टैटिक है या फ्लोइंग वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्टी वाटर हो, और उन एरियाज को भी इंक्लूड करेगा जिसमें वरीन वाटर हो लेकिन उनकी डेप्थ लो टाइड के दिन 6 मीटर 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो। वहीं जो यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज हैं उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन को अडॉप्ट किया है। इस डेफिनेशन को दिया गया कावडिन द्वारा, और उन्होंने कहा वेटलैंड्स ऐसे लैंड्स होंगे जो कि ट्रांजिशन के तौर पे होंगे, ट्रांजिशनल होंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम्स के बीच में, जहां पे जो वाटर टेबल है वो यूजुअली सरफेस के आसपास बेसिकली देखी जाए, या फिर ऐसा लैंड जो शैलो वाटर द्वारा बेसिकली कवर किया जाए। और इस पर्टिकुलर सेकंड क्लासिफिकेशन के लिए जो वेटलैंड्स हैं उनको 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करना होगा। जैसे पहली बात कि एटलीस्ट पीरियोडिकली, मतलब कभी कभार ही सही, लेकिन जो लैंड है वो प्रीडोमिनेटली हाइड्रोफार्ट्स को सपोर्ट करे।
सेकंड कंडीशन जो फुलफिल करेंगे, अगर आपको यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के वेटलैंड डेफिनेशन में फिट होना है तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रीडोमिनेटली अनड्रेन्ड हाइड्रोलिक सॉइल होनी चाहिए। और तीसरा एट्रीब्यूट है कि जो सबस्ट्रेट है वो नॉन सॉइल हो और वाटर से सैचुरेटेड हो और शैलो वाटर से बेसिकली कवर्ड हो, खासतौर से जो ग्रोइंग सीजन है हर साल का उसके दौरान। दो डेफिनेशंस हो गई, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, उसमें हमने जो रिवर चैनल्स हैं, पैडी फील्ड्स हैं या ऐसे एरियाज जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी को बेसिकली कैरी आउट किया जाता है, उनको वेटलैंड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा है। क्योंकि अगर आप पैडी फील्ड्स, रिवर चैनल्स या कमर्शियल एक्टिविटी एरियाज को भी वेटलैंड में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा साइट्स हो जाएंगी इंडिया में, जिनको कंजर्व कर पाना ना ही प्रैक्टिकल है ना ही सेंसिबल दिखाई देता है। और इंडिया के जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 नोटिफाई किए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने फिर बेसिकली डिफाइन किया वेटलैंड्स को कि ऐसे एरियाज जो मार्श हो, फैन हो, पैटलैंड हो, वाटर हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, या जिसमें वाटर स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, वाटर फ्रेश हो या ब्रैकिश हो, सॉल्टी हो, ऐसे बेसिकली एरियाज जहां पे मरीन वाटर डेप्थ लो टाइड के दिन 6 मीटर को एक्सीड नहीं करती। लेकिन अभी तक तो ये रामसाइट की डेफिनेशन रही। अब इसमें जो एक्सेप्शंस है इंडिया ने उनको इंसर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इन चीजों को इंक्लूड इनमें नहीं किया जाएगा, जैसे रिवर चैनल्स को, पैडी फील्ड्स को, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज को या टैंक्स को जिनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोगों ने खुद ने बनाया है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो एक्वाकल्चर के लिए स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए या सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए या इरिगेशन पर्पसेस के लिए कंस्ट्रक्ट किए गए, इनको हम रामसाइट साइट या वेटलैंड्स की बेसिकली डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। तो डेफिनेशन की बात होगी। अब समझा जाए कि इंडिया में क्या बेसिकली ओवरऑल कवरेज है वेटलैंड्स को लेके। ग्लोबली रफली 6.4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में फॉल होता है। इंडिया नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट के हिसाब से जो डेटा कंपाइल किया गया है, और इस डेटा को कौन कंपाइल करता है? इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके हिसाब से इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं वो रफली 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 4.63% बेसिकली बनता है। इस 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर में से 43.4% है वो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स है, मतलब बेसिकली वो जमीनी नेचुरल वेटलैंड्स हैं, और उसमें से 24.3 कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स हैं। तो मतलब इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स कहीं ज्यादा हैं कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स के मुकाबले। जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो रफली 52,600 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। जो रिजर्वायर्स हैं, बैराजेस हैं, वो 24,800 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। जो इंटरटाइडल मड फ्लैट्स हैं वो 24,100 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। टैंक्स एंड पॉन्ड्स रफली 13,100 स्क्वायर किलोमीटर, लेक एंड पॉन्ड्स रफली 7,300 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। अच्छा, इंडिया में टोटल कितने टाइप के वेटलैंड्स होंगे? 19 डिफरेंट टाइप, 19 अलग अलग तरह के वेटलैंड्स। वही अगर आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें वेटलैंड्स का, तो कौन सा स्टेट होगा जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स होंगे? गुजरात। गुजरात टॉप करता है, जिसमें रफली 34,700 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि गुजरात के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज होगा? 17.56% उसको बेसिकली कवर करता है। या अगर आप कंट्री का 22.7% बेसिकली वेटलैंड्स का एरिया देख लें तो वो सिर्फ गुजरात में ही बेसिकली फॉल करता है, और इसका बड़ा रीजन है क्योंकि गुजरात की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो कोस्ट लाइन के किनारे किनारे बहुत सारे वेटलैंड्स गुजरात में फॉल करते हैं। गुजरात के बाद रैंक 2 रैंक 3 किसकी होगी? रैंक 2 है आंध्र प्रदेश की, रफली 14,500 स्क्वायर किलोमीटर, एंड रैंक 3 उत्तर प्रदेश 12,400 स्क्वायर किलोमीटर, एंड देन फाइनली वेस्ट बंगाल 11,100 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में जैसा हमने कहा आज की डेट में नए 2 साइट्स को मिला के टोटल 49 बेसिकली डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स हो गए हैं, जो रफली 10,936 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, 18 स्टेट्स को और 2 यूनियन टेरिटरीज को बेसिकली कवर करते हैं। और जैसा हमने कहा कि साउथ एशिया में यह सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसार साइट्स का। कौन कौन सी साइट्स या कितनी साइट्स किस किस स्टेट में होंगी? कौन सा वो स्टेट होगा जिसमें सबसे ज्यादा साइट्स होंगी? द फेमस यूपी, जिसमें सबसे ज्यादा 10 साइट्स हैं, पंजाब में 6 साइट्स हैं, गुजरात में 4 साइट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी 4 हैं, हिमाचल प्रदेश केरला में 3 हैं, हरियाणा में 2 हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में 1, आंध्रा में, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया
जो रामसार साइट्स हैं हमारे इंडिया में। जो कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स होंगी या रामसार साइट्स होंगी, कौन से हैं वो कंट्रीज? यूनाइटेड किंगडम 175 175 रामसार साइट्स, एंड सेकंड मैक्सिको 142 रामसार साइट्स। अगर एरिया के हिसाब से आप देखें तो बोलिविया में सबसे लार्जेस्ट एरिया है, रफली 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कन्वेंशन प्रोटेक्शन में कवर्ड होता है। कनाडा, चैड, कोंगो, रशियन फेडरेशन ये भी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वेटलैंड्स को ऑलरेडी कवर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सोचें कि ये रामसार साइट्स डेजिग्नेट की जाती हैं, ऐसी बेसिकली क्या खास बात है कि अगर कोई साइट रामसार लिस्टिंग में आ जाए या रामसार साइट की तरह कैटेगराइज डेजिग्नेट हो जाए तो फर्क बेसिकली क्या पड़ेगा इसका? अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी साइट अगर डेजिग्नेट हो जाए एज ए रामसार वेटलैंड साइट, तो इसकी वजह से उसकी ब्रांडिंग बेसिकली बढ़ जाती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन उसका बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई रामसार साइट की तरह कैटेगराइज होगी तो उसको कहीं से एक्स्ट्रा फंड मिलने लग जाएगा, लेकिन ये एक अप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है कि उन पर्टिकुलर साइट्स पे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंजर्वेशन को लेके, जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने की डायरेक्शन में सही माने जाते हैं। एक तरीके से अगर आप मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट से देखें तो एक इसको बेसिकली वेटलैंड्स का आईएसओ सर्टिफिकेशन भी कहना बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने वेटलैंड को लेके, अच्छे स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं और आप आगे भी उन्हीं एक्शंस को या उससे बेटर एक्शंस को, ताकि आपकी वेटलैंड कंजर्वेशन एक्टिविटी या फिर आपके वेटलैंड के रिसोर्सेज को कैसे आप बेसिकली सस्टेनेबली यूटिलाइज करें, उसको आप फॉलो कर सकें। क्या हर राम साइट हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो कवर करता होगा? नहीं, सारी की सारी राम साइट्स हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर कवर नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई साइट रामसार साइट की तरह कैटेगराइज हो जाती है, डेजिग्नेट हो जाती है, तो एक बड़ा पॉजिटिव प्रेशर रहता है इस बात का कि कहीं ये टैग हट ना जाए, क्योंकि एक बार टैग मिल तो गया, बार बार रिव्यू होगा। अगर आप उन सारे क्राइटेरिया को कंजर्वेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो वो टैग बेसिकली हो सकता है हट जाए। लेकिन अगर आपके साथ टैग अटैच्ड है तो हो सकता है बहुत सारे इंटरनेशनल बेसिकली टूरिस्ट या ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का क्रेडिबिलिटी और स्टैचर कहीं ना कहीं इन नंबर ऑफ साइट्स की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए, उसके बाद इस डिस्कशन को रैप अप करेंगे कि इन वेटलैंड साइट्स में से हमने देखा कि गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स बेसिकली क्यों हैं। बहुत सारी साइट्स जब वो सेंट्रल एशिया से या साइबेरिया से या और ज्यादा पार्ट से इंडिया में फ्लाई करने की कोशिश करती हैं, तो सिर्फ बार हेडेड जो गूज है वही इतना स्ट्रांग और केपेबल होता है कि हिमालयस के ऊपर से फ्लाई करके इंडिया में आ पाए। इसके अलावा हर कोई वाटर बर्ड या शोर बर्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करके हिमालयंस को क्रॉस करके इंडिया में आ पाए। इसकी वजह से कई सारे जो बर्ड्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, ये हिमालयस को अवॉइड करते हुए उसके बजाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बेसिकली वेस्टर्न कॉरिडोर रूट लेते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं गुजरात और राजस्थान से। और गुजरात क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, पहला लैंडिंग पॉइंट बन जाता है बहुत सारे इंटरनेशनल माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे डक्स हो, वेडर्स हो, प्लवर्स हो, टर्न्स हो, गुल्स हो या फिर शोर बर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गुजरात में 8 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं और उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि उन 8 में से 4 रामसार लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा 17 और ऐसे वेटलैंड्स हो सकते हैं जो भी आसानी से अगर थोड़ा सा एफर्ट डाला जाए तो इस लिस्ट में शामिल बेसिकली हो सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो वेटलैंड रिसोर्सेज हैं गुजरात में वो इतने सब्सटेंशियल हैं कि ये जो जितने भी हमारे बर्ड्स हैं जो विजिट करने आते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स, ये विंग्ड विजिटर्स जिसमें ग्रे लेग गीज, क्रैब प्लवर्स, कॉमन पुचार्ड्स या ब्लैक नेक ग्रीव्स, कॉमन क्रेन्स, डेमिसाइल क्रेन्स एटसेट्रा, इनको प्रॉपर्ली सस्टेनेबल तरीके से वहां पे फीड किया जा सके, उनको रखा जा सके। तो ये बेसिकली डिस्कशन रहा रामसार साइट्स का। और इसका क्या इंपैक्ट होता है सोच के देखिए। जो नाल सरोवर और थोल सेंचुरीज हैं उसमें बेसिकली 60,000 से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं सिर्फ नाल सरोवर को हर साल, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 30 लाख से ज्यादा बेसिकली अर्न करता है नाल सरोवर से। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा विजिटर्स बेसिकली विजिट करते हैं थोल सेंचुरीज को, और उसमें भी सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल रेवेन्यू बेसिकली जनरेट किया जाता है। इसके अलावा
300 से भी ज्यादा वहां पे बोटमैन एम्प्लॉय होते हैं उन विजिटर्स को, टूरिस्ट को लाने ले जाने के लिए। इसके अलावा आसपास की और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस टूरिज्म से प्रमोशन मिलता है। इसका मतलब रामसार साइट्स एक अच्छा बेसिकली टैग है आपके इनिशिएटिव्स को, वेटलैंड्स को प्रिजर्व कंजर्व करने के डायरेक्शन में। लेकिन वेटलैंड्स मतलब इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस को अगर आप कनेक्ट करेंगे इकोनॉमी के साथ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इकोलॉजी और इकोनॉमी आपस में कॉम्पीट करे या एक पोल के दो एंड हों। बहुत सारी बार गुड इकोलॉजी इज ऑल्सो गुड इकोनॉमी। अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, अच्छी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, बहुत मेजर चंक में टूरिस्ट को बेसिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिकली वेजेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनरेशन, हमारे बेसिकली कंट्री के लिए यूजफुल हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंसेज डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मेंस में, साथ ही साथ इसको लेके कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग, शहरों में बेसिकली बाढ़ आना, और हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बेसिकली इसको यूज करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बेंगलोर में जो हाल ही में फ्लड्स आए, अर्बन फ्लड्स बेसिकली फेस किए गए थोड़ी सी बारिश के बाद, क्या बेसिकली रीजंस हैं उसके। और ये जो रीजंस हैं ये मैं कहूंगा कि सिर्फ बैंगलोर के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप कोई भी मेजर सिटी देख लीजिए इंडिया में, चाहे आप वो दिल्ली देख लीजिए, आप गुड़गांव देख लीजिए, चाहे आप हैदराबाद देख लीजिए, चाहे आप चेन्नई देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश होगी और उसके बाद फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाएगी हमारे सिटीज में, हमारे मेट्रोपॉलिटन बेसिकली सेंटर्स में। क्या है वो इश्यूज, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और किस तरीके से सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जब पहले इन सिटीज में फ्लडिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं आती थी, लेकिन आज ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से, हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से, नेचुरल ड्रेन्स को चोक करने की वजह से, जो अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से, या लैंड यूजेस वायलेशन की वजह से सिचुएशन लगभग सभी सिटीज में बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बढ़ा रहा, अभी जो बारिश हुई बेंगलोर में, उसके बाद पूरा शहर पूरी तरह फ्लडेड हो गया। और क्वेश्चन फिर से, मुझे लगता है आजकल हर बारिश के सीजन में बड़े सिटीज में क्वेश्चन बार बार निकल के आता है कि किस तरीके से जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सिटी की वैलीज हो, उनके लेक बेड्स हो, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हो, उनको पूरी तरह चोक कर चुका है, बंद कर चुका है, डाइवर्ट कर चुका है। बेंगलोर की अगर हम बात देखें तो बेंगलोर में 3-4 इंपॉर्टेंट लेक्स, येलहंका लेक, सिंगापुरा लेक, अलासांड्रा लेक और अमनेरिका लेक, ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गई और उसकी वजह से पूरा शहर बेसिकली फ्लड में डूब गया। रेजिडेंट्स कई घंटों तक, कई दिनों तक वाटर लॉक्ड हाउसेस में बेसिकली बंद रहे, जिनके लिए बोट्स को डिप्लॉय करना पड़ा। अब सोचिए, छोटे से शहर में, बेंगलोर अगर आप ज्योग्राफी के लिए देखेंगे तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन छोटे से शहर के अंदर गलियों से लोगों को निकालने के लिए, घरों से निकालने के लिए बोट्स को डिप्लॉय करना पड़ा। कौन कौन से एरियाज है बेंगलोर में जिनमें यह बारिश हुई? येलहंका में रफली 153 मिलीमीटर बेसिकली बारिश हुई। उसके अलावा महादेवपुरा में 103 मिलीमीटर, कंडूरू में रफली 143 मिलीमीटर। जो येलहंका जोन है जिसमें रफली 130 प्लस मिलीमीटर रेन हुई, इसकी वजह से जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और येलहंका एरिया वहां पे एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पॉश एरिया है, उसके बावजूद भी पूरी तरह फ्लडेड हो गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि हमें स्टेट और सेंट्रल एजेंसी दोनों को डिप्लॉय करना पड़ा। कौन सी वो दोनों एजेंसीज हैं? सेंटर की एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और स्टेट की एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ताकि रिलीफ मटेरियल, रेस्क्यू ऑपरेशंस को वहां इफेक्टिवली कैरी आउट किया जा सके। साथ ही साथ जो केंद्रीय विहार है येलहंका में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बेसिकली रहते हैं, वो रफली 4 फीट पानी, 4 फीट पानी में कई दिनों तक बेसिकली लॉक्ड हो गए। इसके अलावा जो वहां पे JNCSR है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, वो भी पूरी तरह फ्लडेड हो गया। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से रफली 1500 मिलीमीटर रेनफॉल हमने इस बार बेसिकली रिकॉर्ड की। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा थी? नॉट एग्जैक्टली। 2017 का अगर आप डेटा देखें तो इसी बैंगलोर में रफली 1700 मिलीमीटर रेन। तो रेनफॉल पैटर्न तो रफली मोर और लेस जो एक्सपेक्टेड लाइन से उसी पे हैं। तो फिर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? प्रॉब्लम पहले इस ग्राफ को आप देखिए, यहां पे जो ग्रीन जोन्स हैं ये बेसिकली बैंगलोर की डिफरेंट वैलीज का मतलब है
बाउल शेप, मतलब कि अगर पानी फ्लो करेगा तो इस वैली के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये वैलीज खाली हैं तो वैलीज के थ्रू वो पानी आराम से सिटी के बाहर तक बेसिकली ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इन वैलीज को आप चोक कर दें, जो पहले से नेचुरल ड्रेन के तौर पे एक्ट करती आ रही हैं, काम करती आ रही हैं, तो फिर पानी कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी वहीं का वहीं रुक जाएगा, पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, शहर में फ्लड जैसे, बाढ़ जैसे हालात बन ही जाएंगे। दोस्तों, क्या मेजर रीजंस हैं जो ये फ्लडिंग हमें देखने को मिली येलहंका में या बैंगलोर में? एक तो सिटी की टोपोग्राफी आप देखें तो इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुली वेल डिफाइंड वैलीज हैं, जो रिजेस हैं, फॉल्स हैं, लगभग ऑल डायरेक्शंस में। इस वजह से बैंगलोर वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। इट इज फेमस फॉर इट्स लेक्स। उदयपुर फेमस है, बैंगलोर फेमस है। इसकी जो 4 इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, पहली वृषभावती वैली, फिर कोरमंगला वैली, फिर चलघाटा वैली और हेबल वैली। ये जो वैलीज हैं, लेक्स इनके बगल में बेसिकली बिल्ट हैं, इनके अक्रॉस बेसिकली बिल्ट हैं। और पहले जब लेक्स में पानी आता था, ओवरफ्लो होती थी, इन वैलीज में वो पानी जाता था, वैलीज फ्री थी, खाली थी, कोई हैबिटेशन नहीं था, कोई ब्लॉकेड नहीं था, इन वैलीज के थ्रू पानी बाहर निकल जाता था। कुछ छोटी वैलीज भी हैं, जैसे माराथली है ईस्ट में, या अर्कावती है, या केथरमन्ना हल्ली है नॉर्थ वेस्ट में, या कथरेगुप्पे या तवारकोरे है साउथ में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से प्ले करती रही है एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करने में, जिसके थ्रू जो भी रेन वाटर है या स्टॉर्म वाटर है वो सिटी से आराम से बाहर फ्लो कर सकता है। लेकिन कहां गलती हो गई? वेयर डिड वी गो रॉन्ग? रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो नेचुरल वैलीज हैं, जो कैनाल्स की तरह एक्ट करती थी, इनको ब्लॉक कर दिया गया है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन लेआउट्स की वजह से, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की वजह से एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की वजह से। जैसे मान्यता टेक पार्क आप देखिए, केंद्रीय विहार देखें, जो पिछले कई वीक्स में बेसिकली फ्लडेड रही। ये जो हेबल वैली है, जो मेन ड्रेनेज हेबल वैली रहा करती थी, उसके बीचों बीच बने हुए हैं। तो जैसे ही कोई लेक ओवरफ्लो करेगी, वैली में पानी आएगा, वैली में मकान, अर्बनाइजेशन, रेजिडेंशियल प्लॉट एक्सेट्रा है, पानी कहां जाएगा? उन मकानों के अंदर, उन ड्रेनेज पॉइंट से बाहर सिटी के नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से अगर आप वैली सिस्टम को समझें तो वो हमेशा से फ्लड जो डैमेज होता था सिटीज में, उसको कम करने में बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये वैलीज के एकदम बीचों बीच हो रहा है, जो लैंड यूजेस का बेसिकली वॉयलेशन है, जो हमारे ग्रीन लॉज हैं उनका वॉयलेशन है, साथ ही साथ एनजीटी के बहुत सारे डायरेक्शंस का भी वॉयलेशन इसको माना जाता है। पास्ट में जो वैलीज थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर नीचे हुआ करती थी। सबसे पहले लेक्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड देन वैलीज। तो अगर लेक्स फ्लड हुई, एग्रीकल्चर लैंड बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स हुआ करता था, वो एक बफर की तरह काम करता था, और उसके बाद वैली से वो पानी निकल जाता था। लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से और एग्रीकल्चर लैंड ज्यादातर सिटीज के अंदर अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए बेची जा चुकी है, सेल आउट की जा चुकी है। तो ये जो बफर हुआ करता था एग्रीकल्चर लैंड का, ये अब खत्म हो गया। वैलीज में कंस्ट्रक्शन हो गया, उनका बेसिकली नेचुरल ड्रेनेज पाथ पूरी तरह ब्लॉक हो गया। तो इस वजह से थोड़ी सी बारिश हुई, लेक्स ओवरफ्लो हुई, इमीडिएटली घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में पानी घुसना शुरू हो जाता है। ये जो वैलीज थी, इनको या जो कैनाल्स की तरह एक्ट करती थी, जब अर्बनाइजेशन हुआ तो कई जगह से इनको ब्लॉक किया गया, कई जगह से इनको रीरूट किया गया, कई जगह से इनको नैरो कर दिया गया, कई तरह से पूरी तरह चोक कर दिया गया। और इस वजह से अभी जो प्रेजेंट ड्रेन्स हैं उनकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि जब बारिश ठीक ठाक हो जाए, जो एक्सेस रेन वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, इसको बेसिकली बाहर ले जा सके, ड्रेन कर सके। इस वजह से पूरी की पूरी वैली टोटली फ्लडेड हो जाती है। बैंगलोर का एग्जांपल ले लेते हैं। सिचुएशन दूसरे सिटीज में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। इलीगल लेआउट्स के बारे में आपको क्या लगता है? येलहंका में अगर आप देखें तो कई एस्टिमेट्स के हिसाब से, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से, सिर्फ येलहंका में रफली 3200 इलीगल लेआउट्स हैं, और पूरे बैंगलोर में रफली 6000 से भी ज्यादा इलीगल लेआउट्स हैं। तो सोचिए किस लार्ज स्केल पे रैंपेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुआ है पूरे के पूरे सिटीज में। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैप्स पास करने के लिए बेसिकली ऑथोराइज्ड एजेंसी है, और एज एन एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट मेरे अंडर भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं, जो जितने भी चाहे कमर्शियल और रेजिडेंशियल मैप्स हों, वो जो आपका मास्टर प्लान है जिसमें अलग अलग एरियाज ये मार्क्ड होते हैं, ये एरिया रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये एरियाज कमर्शियल एरियाज हैं, ये बेसिकली आपके रोड्स हैं, ये ड्रेनेज हैं, ये एग्रीकल्चर है, ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, ये बेसिकली मिक्स्ड
लैंड यूजेस जोन है, साथ ही साथ ये आपका ग्रीन जोन है जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बहुत क्लियरली लेड आउट होता है। लेकिन बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा रीजंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से कई बार इलीगल तरीके से परमिट इशू हो जाते हैं ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन करने का जिनमें एक्चुअली एज पर द मास्टर प्लान, एज पर द ग्रीन लॉज, एज पर द एनजीटी, एज पर द ड्रेनेज सिस्टम आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से रफली 22 जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट लेक के जो बेड्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्टेड हैं बेंगलोर के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में। और कई बार जब गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं, जैसे मैं भी कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने जाता हूं, तो लोकल पॉपुलेशन जो एनक्रोचर्स हैं वो उसको बहुत अपोज करते हैं। और कई बार होता है डिफरेंट टाइप के प्रेशर से, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कई बार वो डिमोलिशन इफेक्टिवली हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो डेटरेंट की तरह काम नहीं करता और सबको लगता है कि जैसे ही इलेक्शन आएगा हो सकता है गवर्नमेंट इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को लीगलाइज कर दे। तो इस वजह से और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है बाकी लोगों को कि आप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, देर सवेर ये रेगुलराइज हो ही जाएगा। और अथॉरिटीज तो कभी भी इफेक्टिवली उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाती, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यही है कि आप जब अनऑथराइज्ड, अनप्लैन्ड, इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप सिटी की टोपोग्राफी को पूरी तरह चेंज कर देंगे, आप ड्रेनेज पॉइंट्स को चेंज कर देंगे, आप वैलीज को ब्लॉक कर देंगे, आप फ्लड जैसी सिचुएशन पूरे सिटी के लिए बेसिकली क्रिएट कर देंगे। जो गवर्नमेंट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है लेक रिजुविनेशन, इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, इनको भी कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बाईपास कर दिया जाता है और पूरा सिटी फिर उसका खामियाजा भुगतता है। जब पानी के पास कोई जगह नहीं बचेगी एस्केप करने के लिए बिकॉज ऑफ द हैफेजार्ड लेआउट, उनको परमिशन दे दी जाती है, तो ये अर्बनाइजेशन में भी हैफेजार्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, अनऑथोराइज्ड अर्बनाइजेशन, इलीगल अर्बनाइजेशन, ये एक मेजर प्रॉब्लम है अर्बन फ्लड्स का। जो लेक्स हैं इनको फ्लड मिटिगेशन मेजर्स की तरह, सेंटर्स की तरह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स की तरह यूज किया जाना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, ना कि अर्बनाइजेशन के लिए। जो अर्बन प्लानिंग है बैंगलोर में, ऐसा कहा जाता है कि उसके जो पेरिफेरल एरियाज हैं उसमें वर्स्ट सिचुएशन में दिखाई देती है। और जो बैंगलोर में है वो मुझे लगता है गुड़गांव में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे वैजाग में हो, चाहे चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, मुझे लगता है रफली सब जगह सिमिलर टाइप के इशू ही होते होंगे। बिल्डिंग्स हैं, वैलीज पे बन गई हैं, लेक बेड्स पे बन गई हैं। अच्छा, बेंगलोर में इसके अलावा और कौन से वनरेबल एरियाज हैं जो फ्लडिंग जहां हो सकती है? IISc जो कि हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके हिसाब से कोरमंगला में भी हैवी रेन्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अर्बन फ्लडिंग को बेसिकली फेस करना पड़ा। इसके अलावा IISc के डॉक्टर टीवी रामचंद्रा के हिसाब से कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं सही, इनफैक्ट जो कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऐसी जगह सैंक्शन हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे आप देखेंगे तो अगारा बेलांडोर लेक है, वहां पर जो SEG है, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड ने जो सैंक्शन किया है उसकी बेसिकली रैंपेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं। तो अगर आप लेक बेड पे SEG क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप करेंगे, तो इतने लार्ज एरिया में बेसिकली सेटअप होता है, इतने लार्ज एरिया को आप अगेंस्ट द ग्रीन लॉस हो सकता है आप चले जाएं, ड्रेनेज पॉइंट्स में आप चोक कर दें। इसी तरीके से जो बेलांडोर लेक है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की तरह हमेशा यूज हुई है। ओरिजिनल इसकी विड्थ थी रफली 60 मीटर्स, इसको नैरो करके सिर्फ कर दिया है 28.5 मीटर्स, वो भी NGT के क्लियर कट गाइडलाइंस के बावजूद, उनका वायलेशन के बावजूद। और इस वजह से जो पहले ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तरह, बफर जोन की तरह बेसिकली एक्ट करती थी, अब इसने वैसा करना बंद कर दिया है। ड्रेन्स को अगर आप कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, उनके नेचुरल शेप में नहीं रहने देंगे, तो वाटर की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा पानी आएगा, क्योंकि पूरी कंक्रीट की ड्रेन्स हो गई हैं, तो इमीडिएटली वो गश करता हुआ आगे पहुंच जाएगा। वहीं अगर वो नेचुरल ड्रेन्स होती तो बहुत स्लोली बढ़ेगा, कुछ सोक होता चला जाएगा, उसका इंपैक्ट बेसिकली बहुत कम हो जाएगा, फ्लडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो बेलांदूर अगर आप वेटलैंड पे SEZ बेसिकली सैंक्शन हो गया है, इसको इमीडिएटली वहां से शिफ्ट करना चाहिए, किसी और रीजन ऑफ कर्नाटक में ले जाना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट भी जरूरी है, लेकिन हमें इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी को बैलेंस करना होगा। हमें इस तरह का अर्बनाइजेशन नहीं देना होगा जो सस्टेनेबल बेसिकली नहीं है। हमें जो ग्रीन लॉज हैं या जो बेसिकली
महायोजना है, मास्टर प्लान है, नो कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं, ड्रेनेज पॉइंट्स हैं, इन सब का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे दोस्तों। यही है कहानी ज्यादातर जो हमारे सिटीज हैं, जो अर्बन प्लानिंग की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस की वजह से, या फिर ड्रेनेज पॉइंट्स के चोक हो जाने की वजह से, वैलीज के ब्लॉक हो जाने की वजह से, या कई बार इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह सैंक्शन कर दिए जाते हैं जो ग्रीन लॉज का, एनजीटी के गाइडलाइंस का क्लियर कट वायलेशन भी हो सकता है। इन सब की वजह से हमारे सिटीज में आजकल रहना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और अर्बन फ्लडिंग जैसे नए इश्यूज को हम मैन मेड इश्यूज की वजह से, या हमारी खुद की एक्टिविटीज की वजह से, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से इन इश्यूज को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।